Okay, well, welcome back. बेटा ये छोटे छोटे निशान होते हैं रावी बेटा, ये डिजीज को शो नहीं कर रहे होते बल्कि प्रोटीन और आयरन की डेफिशिएंसी एज वेल एज कैल्शियम की डेफिशिएंसी को शो कर रहे होते हैं। फिर ऊपर डार्ट से बन जाते हैं। ठीक है। स्पेशली वाइट मार्क्स बनने शुरू हो जाते हैं या स्पॉट से बनने शुरू हो जाते हैं। ओके, तो फंक्शन ऑफ स्किन हमने पहले डिस्कस कर लिए थे। इसमें अगर आपने फंक्शन ऑफ स्किन पढ़े हैं, उसमें से कुछ मुश्किल हो तो लेट मी नो, वरना आज हम वुंड हीलिंग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। बेटा एग्जैक्टली अगर नेल कलर चेंज हो रहा है तो वो डिजीज की वजह से होता है। लाइक रिनाइड डिजीज है, ये रिनाइड फिनोमिना है। उसमें जो पेरिफेरीज हैं वो ब्लैकिश होना शुरू हो जाती हैं, साइनोज होना शुरू हो जाती हैं, तो उसमें भी नेल का कलर चेंज हो जाता है। बेटा वाइट डॉट्स जो बन रहे होते हैं नेल्स के अंदर, ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी को इंडिकेट कर रहे होते हैं। कैल्शियम और प्रोटीन की डेफिशिएंसी को इंडिकेट कर रहे होते हैं। इसलिए अगर आपकी नेल्स के अंदर डार्ट्स हैं तो यू आर माल नरिश्ड, तो प्रोटीन डाइट लेना स्टार्ट कर दें। ओके, बाकी लोग नहीं आ रहे प्रेजेंट। ओके, वेलकम बेटा अगेन। ओके, वुंड हीलिंग के लिए दो फैक्टर बड़े ज़रूरी होते हैं। एक सिस्टेमिक फैक्टर होता है, एक लोकल फैक्टर होते हैं। अब ये दोनों में फ़र्क क्या है? सिस्टेमिक फैक्टर क्या है और लोकल फैक्टर क्या है? किसी को पता है? ओके, सिस्टेमिक फैक्टर का ये मतलब होता है कि जो सिस्टम है बॉडी के, उनके अंदर कोई डिजीज़ प्रोसेस है, कोई डिजीज़ चल रही है, उनके अंदर कोई ऐसा फैक्टर्स चल रहा है जिसकी वजह से वुंड हीलिंग डिले हो गई है। सिस्टेमिक और लोकल फैक्टर में बेटा पूछा था। और लोकल फैक्टर्स में ये होता है कि उस स्पेसिफिक एरिया के अंदर लोकली कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उसको कहा जाता है लोकल फैक्टर्स। अब ये दो फैक्टर्स होते हैं जो कि वुंड हीलिंग को डिले कर रहे होते हैं। वन इज सिस्टेमिक फैक्टर, अदर वन इज लोकल फैक्टर। सिस्टेमिक फैक्टर में कोई सिस्टमेटिक डिजीज तो नहीं चल रही। सपोज कोई बॉडी के अंदर इन्फेक्शन तो नहीं चल रहा, इम्यूनिटी का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ब्लड सप्लाई कम तो नहीं हो रही, या सिस्टम के अंदर कोई कंडीशंस ऐसी तो नहीं है, लाइक डायबिटीज मेलाइटस तो नहीं है, कैंसर तो नहीं है। अगर ये सारी कंडीशन एग्जिस्ट कर रही हैं तो ये वुंड हीलिंग को डिले कर देती हैं। दूसरी होते हैं लोकल फैक्टर्स। लोकल फैक्टर्स का ये मतलब होता है कि उस स्पेसिफिक एरिया के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रहा, लाइक ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज़ तो नहीं हो रही, ऑक्सीजन उस तक तो नहीं पहुंच रही, न्यूट्रिएंट्स उस तक
सफिशिएंट अमाउंट में पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे। अगर सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा कि उस एरिया की वोंड हीलिंग डिले होना शुरू हो जाएगी। और तीसरी कंडीशन ये है एड्स की, एग्जैक्टली बेटा एड्स भी हो सकता है, इम्यूनिटी डिसऑर्डर्स कोई भी हो सकता है, ऑटो इम्यून डिजीज कोई भी हो सकती है। इसके अलावा उस एरिया के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो एलिमिनेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, क्या उस एरिया के अंदर रिपीटेडली कंटामिनेशन तो नहीं हो रही, लाइक माइक्रोब्स रिपीटेडली ग्रो तो नहीं कर रहा है, कोई टॉक्सिक केमिकल्स रिपीटेडली उस एरिया के ऊपर ड्रॉप नहीं कर रहे। तो ये सारी कंडीशंस डिपेंड कर रही होती हैं। ठीक है, मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन। ओके, अब आवाज आ रही है? वेल आवाज वापस आ गई है, सॉरी बेटा, नेटवर्क का इशू था, डिस्कनेक्ट हो गया था, रिकनेक्ट किया है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे थे आप लोग, क्या पूछ रहे थे कि लोकल फैक्टर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और सिस्टमिक फैक्टर में क्या चीज़ें आ सकती हैं। ओके बेटा, मैं ये दो चीज़ें बता रहा था, वन वाज लोकल फैक्टर एंड अदर वाज सिस्टमिक फैक्टर। कि बॉडी की अगर सिस्टम के अंदर कोई प्रॉब्लम्स हैं, ओके बेटा अटेंडेंस मार्क हो जाएगी, डोंट वरी। कि सिस्टम पूरी बॉडी के अंदर जो सिस्टेमिक ब्लड है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ सकता है, या जो आपके सिस्टम्स हैं बॉडी ऑर्गन्स हैं उनके अंदर कोई प्रॉब्लम आ गया है, तो हम लेते हैं उसको सिस्टेमिक फैक्टर्स के अंदर। और दूसरे होते हैं लोकल फैक्टर्स। लोकल फैक्टर का मतलब होता है कि उस स्पेसिफिक एरिया के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ गया है। ओके, लोकल फैक्टर के अंदर कैंसर आ सकता है बेटा, लोकल फैक्टर के अंदर सिंपल हिपोक्सिया भी आ सकता है। अगर किसी एरिया के अंदर हिपोक्सिया हो गया है तो अल्टीमेटली वो वुंड हीलिंग को डिले कर देगा, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँच रही होगी, ब्लड नहीं पहुँच रहा होगा। अगर ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई वहाँ पे नहीं पहुँचती तो अल्टीमेटली न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुँचेगी, न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुँचेगी तो इस एरिया के अंदर वुंड हीलिंग विल बी डिलेड। अब सिस्टेमिक फैक्टर्स के अंदर मैंने पहले भी बताया है कि हो सकता है कोई इम्यून सिस्टम का प्रॉब्लम आ गया है, सिस्टम्स की अगर हम बात कर रहे थे। इसी तरह अगर हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गया है, इसी तरह जीआई सिस्टम के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गया है, इसी तरह थायराइड सिस्टम, थायराइड ग्लैंड्स के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गया है, इसी तरह नर्वस सिस्टम के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गया है, तो ये सारी कंडीशंस क्या करेंगी कि सिस्टेमिक फैक्टर को लीड करेंगी। सपोज एक जीआईटी ले लेते हैं। अगर जीआईटी डिस्टर्ब हो चुका है, आप जो खाना खा रहे हैं, जो न्यूट्रिएंट्स आप ले रहे हैं, डू यू थिंक कि जीआईटी अगर डिस्टर्ब है तो दैट न्यूट्रिएंट्स विल बी अब्सॉर्ब्ड? डेफिनेटली नो। अगर न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब नहीं होंगे तो उस एरिया तक कैसे पहुंचेंगे। दूसरी कंडीशन जीआईटी की दूसरी कंडीशन हो सकता है कोई ब्लड के अंदर प्रॉब्लम आ गई है, ब्लड सर्कुलेशन के अंदर प्रॉब्लम आ गया, लाइक हार्ट ने ब्लड को क्या करना है, पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करवाना है। अब हार्ट इज अनएबल टू पंप ऑल द ब्लड। जब सारा ब्लड या वो ब्लड जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स ही नहीं है, अगर
वो ब्लड उस एरिया तक नहीं पहुंच रहा जहाँ पे वूंड हुआ है, तो देन अगेन वूंड हीलिंग विल बी डिलेड। तीसरी कंडीशन ले लेते हैं। बेटा वूंड, अच्छा बेड सोर्स में बेटा स्टेजेस होती हैं, 4 स्टेजेस होती हैं बेड सोर्स के अंदर। ओके, तीसरा सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम ले लेते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हो सकता है जो वेस्ट प्रोडक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड है वो इलिमिनेट नहीं हो रही, ऑक्सीजन नहीं आ रही। जब ऑक्सीजन नहीं आएगी, ऑक्सीजनेशन नहीं होएगी, तो अगेन वूंड हीलिंग डिले होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा किडनी को ले लेते हैं। सपोज रीनल फेलियर हो चुका है या किडनी की कोई और डिजीज़ हो चुकी है जहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट्स यूरिया और क्रिएटिनिन एलिमिनेट होना था। अगर वो यूरिया और क्रिएटिनिन ही एलिमिनेट नहीं हो रहे हैं, तो अगेन वूंड हीलिंग विल बी डिलेड। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो सिस्टम खराब होने की वजह से वूंड हीलिंग को डिले कर रहे होते हैं। इसके अलावा सिस्टम के अंदर डायबिटीज़ मेलाइटस चल रही है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स है। जब एंडोक्राइन डिसऑर्डर होएगा, डायबिटीज़ मेलाइटस है, तो उसमें ग्लूकोज का लेवल कंसिस्टेंटली ज़्यादा रहना शुरू हो जाता है। तो वो अगर वहाँ उस वूंड के अंदर बैक्टीरिया है तो बैक्टीरियल ग्रोथ को इनकरेज करेगा। बैक्टीरिया उस ग्लूकोज को एज ए मीडियम यूज़ करेगा। जब मीडियम यूज़ करेगा तो अगेन उसकी ग्रोथ होना ज़्यादा शुरू हो जाएगी। दूसरे होते हैं लोकल फैक्टर। अब लोकल फैक्टर के अंदर क्या होता है कि उस स्पेसिफिक एरिया के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है, सपोज किसी के हैंड के ऊपर कट लग गया है और साथ में जो ब्लड वेसल्स हैं वो रैप्चर हो गई हैं या उनकी नर्विंग होना शुरू हो गई है, तो उस जहाँ पे कट लगा हुआ है उस एरिया तक ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं आ रही, उस एरिया तक न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर नहीं आ रहे, और इस एरिया के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो एलिमिनेट नहीं हो रहे हैं। तो ये अगेन कंडीशन क्या करेगी, वूंड हीलिंग को डिले करना शुरू कर देगी। इसके अलावा अगर रिपीटेडली जहाँ पे वूंड हुआ है उसके ऊपर माइक्रोबियल ग्रोथ है, उस वूंड को वॉश नहीं किया जा रहा, माइक्रोब्स रिपीटेडली ग्रो कर रहे हैं, या कोई फॉरेन बॉडी उस एरिया के अंदर प्रेजेंट है, या कोई टॉक्सिक केमिकल रिपीटेडली ऊपर डाले जा रहे हैं, तो दैट विल आल्सो डिले वूंड हीलिंग। अब ये जो वूंड हीलिंग होती है दो तरह से होती है, एक प्राइमरी टेंशन से होती है या प्राइमरी हीलिंग उसको कहा जाता है, या फर्स्ट टेंशन कहा जाता है, और दूसरा सेकेंडरी वूंड हीलिंग या सेकेंडरी टेंशन कहा जाता है। अब पहली जो चीज़ है कि प्राइमरी वूंड हीलिंग या फर्स्ट टेंशन, इसमें क्या होता है कि इसमें ये होता है कि जो टिश्यू डिस्ट्रॉय हुआ है ना वो माइनर अमाउंट में हुआ है, कि उसकी डिस्ट्रक्शन थोड़ी सी हुई है, वो कम ज़्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं हुई। जब टिश्यू की डिस्ट्रक्शन थोड़ी होएगी तो जो वूंड है उसकी अप्रॉक्सीमेशन होना शुरू हो जाएगी। अप्रॉक्सीमेशन का ये मतलब है कि जो वूंड के दोनों एज हैं वो क्लोज हो सकते हैं, क्लोज हो जाएंगे। जब क्लोज होंगे तो उसको कहा जाता है कि ये प्राइमरी टेंशन से वूंड हीलिंग है। प्राइमरी टेंशन वूंड हीलिंग का मतलब अगेन बता रहा हूँ ये है कि जिसमें मिनिमल डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यू हो और उसके जो एज हैं उसकी अप्रॉक्सीमेशन हो जाए, मीनिंग टू से कि उसके जो एज हैं वो आपस में क्लोज हो जाएं, तो उसको कहा जाता है प्राइमरी टेंशन या फर्स्ट टेंशन। अब इसके अंदर भी डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, लाइक इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, इसके अलावा प्रोलिफरेशन हो रही होती है, और थर्ड वन जो चीज़ होती है मैचुरेशन हो रही होती है। ये तीन प्रोसेस प्राइमरी टेंशन में भी हो रहे होते हैं, फर्स्ट वूंड हीलिंग में, और सेकेंडरी टेंशन में भी हो रहे होते हैं। अब प्राइमरी टेंशन के अंदर पहली चीज़ है कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इन्फ्लेमेशन ये होती है कि टिश्यू रिस्पॉन्स टू एन इंजरी। टिश्यू रिस्पॉन्स टू इंजरी किस तरह का रिस्पॉन्स आ सकता है, इमीडिएट रिस्पॉन्स हो सकता है, इमीडिएट ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स हो सकता है, या डिलेड रिस्पॉन्स हो सकता है। अब ये भी सिस्टेमिक और लोकल फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर इमीडिएट रिस्पॉन्स है तो वो विद इन फ्यू सेकेंड्स में आना शुरू हो जाता है, ट्रांजिएंट्स हैं तो विद इन मिनट्स आना शुरू हो जाता है, अगर डिलेड रिस्पॉन्स है तो विद इन आवर्स रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है। तो ये तीन तरह के रिस्पॉन्स एक्यूट इन्फ्लेमेशन के अंदर आ रहे होते हैं। और इन्फ्लेमेशन बेसिकली क्या है कि टिश्यू रिस्पॉन्स टू एन इंजरी है।
समझ आ रही है? अब जैसे ही किसी एरिया के ऊपर कोई कट लगेगा, कोई इंजरी होएगी, तो सबसे पहला काम वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाएगी। इन्फ्लेमेशन के साथ वहाँ पे वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ती है, इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेशन होती है और वहाँ पे प्लेटलेट आना शुरू हो जाती है। अब जैसे ही प्लेटलेट्स आएंगे वो उसको जिस एरिया की इंजरी हुई थी वहाँ पे ब्लड वेसल जो रैप्चर हो रही थी वहाँ पे क्लॉट बनना शुरू हो जाएगा, कोगुलेशन होना शुरू हो जाती है। और साथ में जो सेल डेब्रीज होती हैं, जो कट वाला एरिया होता है, वो उसको फ्यू आवर्स के अंदर उस गैप को फिल करना शुरू कर देती हैं। उसके बाद माइक्रोफेजेस आती हैं, फिब्रोब्लास्ट आती हैं, ताकि वो जो ब्लड क्लॉट बना था उसके अंदर अगर कोई फॉरेन पार्टिकल्स हैं, कोई माइक्रोब्स हैं, तो उसकी इनगल्फिंग की जा सके और उस प्रोसेस को कहा जाता है फेगोसाइटोसिस। तो पहली कंडीशन ये होएगी कि जैसे ही कट लगेगा, कट लगने के रिजल्ट में इन्फ्लेमेशन होएगी, साथ में इन्फ्लेमेटरी एक्सोडेशन होती है, ब्लड कोगुलेशन होती है या ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन होती है, और साथ में वो जो कट वाला एरिया था वहाँ पे सेल डेब्रीज उस गैप को फिल कर देती हैं फ्यू आवर्स के अंदर। उसके बाद ये होता है कि वहाँ पे माइक्रोफेजेस और फिब्रोब्लास्ट माइग्रेट करते हैं। माइग्रेट करने के बाद उस एरिया के अंदर अगर कोई सेल डेब्रीज प्रेजेंट हैं, माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं या कोई फॉरेन पार्टिकल प्रेजेंट है, तो उसकी फेगोसाइटोसिस कर देते हैं। अब फेगोसाइटोसिस के अंदर क्या हो रहा होता है कि फेगोसाइटोसिस के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल है, कोई भी सेल डेब्रीज है, कोई भी ब्लड क्लॉट है, तो उसकी इनगल्फिंग स्टार्ट हो जाती है। पहली चीज़ है कि जैसे ही फेगोसाइट्स आएंगे, तो फेगोसाइट्स ने क्या करना है, वो सेल डेब्रीज और क्लॉट को रिमूव करना शुरू कर देते हैं, और दूसरा काम फिब्रोब्लास्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। अब फिब्रोब्लास्ट की एक्टिविटी जैसे ही बढ़ेगी तो उसके रिजल्ट में क्लोजन सिक्रीट होता है, और क्लोजन क्या करता है, एक्ट एज ए बाइंडर। तो दोनों सरफेसेस को आपस में बाइंड करके रखता है लाइक ए एल्फी। अगेन बता देता हूँ बेटा कि इन्फ्लेमेशन में क्या क्या हो रहा होता है। इन्फ्लेमेशन में पहली कंडीशंस, जैसे ही कोई कट लगेगा, इंजरी होएगी, इंजरी होने के रिजल्ट में इन्फ्लेमेशन होएगी, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज होंगे, वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ेगी, इन्फ्लेमेटरी एक्सोडेशन होएगी, ब्लड क्लॉट बनेगा, और सेल डेब्रीज जहाँ पे इंजरी हुई थी या गैप बना था उसको फ्यू आवर्स के अंदर उस गैप को फिल कर देंगी। उसके बाद ब्लड सर्कुलेशन के अंदर माइक्रोफेजेस मूव करते हैं, फिब्रोब्लास्ट मूव करते हैं, वो मूव करके उस इंजर्ड साइट के ऊपर आते हैं। जैसे इंजर्ड साइट्स के ऊपर आएंगे तो वहाँ पे माइक्रोफेजेस क्या करते हैं, फेगोसाइटोसिस करना शुरू कर देते हैं। फेगोसाइटोसिस क्या होती है कि उस एरिया के अंदर सेल डेब्रीज पड़ी हैं, ब्लड जो क्लॉट बना हुआ था, कोई फॉरेन पार्टिकल था, उसको रिमूव करना शुरू कर देते हैं। और दूसरा माइक्रोफेजेस ये काम करती हैं कि फिब्रोब्लास्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। अब जैसे ही फिब्रोब्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ेगी, उसके रिजल्ट में क्लोजन फाइबर सिक्रीट होते हैं, और क्लोजन फाइबर्स दे एक्ट एज ए बाइंडर। उसने दोनों सरफेसेस को आपस में बाइंड करके रखना होता है, तो वो बाइंडर के तौर पे काम करना शुरू कर देता है। उसके बाद जो दूसरा काम होता है वो प्रोलिफरेशन होना शुरू हो जाता है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन इन्फ्लेमेशन में समझ ना आई हो तो लेट मी नो। दूसरी कंडीशन होती है प्रोलिफरेशन। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं, जहाँ पे वूंड हुआ होता है, वहाँ पे वो प्रोलिफरेट करना शुरू कर देते हैं। जो एपिडर्मिस है, ये आर रेडियस की अप्रॉक्सीमेशन हो चुकी होती है, फिब्रोब्लास्ट क्लोजन सेक्रेट कर चुके होते हैं। अप्रॉक्सीमेशन के बाद जो जर्मिनेटिव लेयर है वहाँ से, या बेजल लेयर है, जर्मिनेटिव लेयर है, वो फुल थिकनेस रिस्टोर कर चुकी होती है। वहाँ से जर्मिनेटिव लेयर से अगेन सेल्स की सेक्रेशन होती है, एपिथेलियल सेल प्रोलिफरेट करना शुरू कर देते हैं, और जैसे ही प्रोलिफरेशन होती है तो न्यू टिश्यू बनना शुरू हो जाती है, और ये न्यू टिश्यू एक स्कैब की शक्ल में होती है, एक वेब की शक्ल में बनना शुरू हो जाती है, और ये वेब
विद इन 3 to 10 डेज में बन जाती है। उसके बाद वहाँ पे एंजियोजेनेसिस हो रही होती है। एंजियोजेनेसिस का मतलब है कि ब्लड वेसल्स न्यू बनना शुरू हो जाती हैं। जैसे न्यू ब्लड वेसल्स बनेगी तो ब्लड सप्लाई रिस्टोर होना शुरू हो जाती है। फिब्रोब्लास्ट कोलेजन को सिक्रीट करते रहते हैं और एट द एंड फेगोसाइटोसिस के थ्रू बैक्टीरिया रिमूव कर दिए जाते हैं। ओके, प्रोलिफरेशन बेटा मैं दोबारा समझा देता हूँ, आपको नहीं समझ आई तो नो प्रॉब्लम। इन्फ्लेमेशन की समझ आ गई है। प्रोलिफरेशन में बेटा ये होता है कि जो एपिथेलियल के सेल, अब पहली चीज़ तो ये है कि ये सेल कहाँ से आ रहे होते हैं, जर्मिनेटिव लेयर्स के अंदर इनकी डिवीजन हो रही होती है। जैसे ही कट लगता है, कट लगने के रिजल्ट में जर्मिनेटिव लेयर्स एक्टिव होती है, एपिथेलियल सेल प्रोलिफरेट करना शुरू कर देते हैं। ऊपर ऑलरेडी क्लाट बना हुआ होता है। अब क्लाट के अंदर क्या होता है कि स्कैब बनना शुरू हो जाता है या वेब बनना शुरू हो जाता है। अब जैसे ही ये स्कैब बनता है तो सबसे पहला काम स्कैब के अंदर एंजियोजेनेसिस हो रही होती है। एंजियोजेनेसिस का मतलब है कि न्यू ब्लड वेसल बनना शुरू हो जाती हैं, ताकि वो जो ब्लड क्लाट बना हुआ था या जो कैपिलरी ब्लड क्लाट बना हुआ था उसको रिजॉल्व किया जा सके और न्यू कैपिलरी बेड बनना शुरू हो जाती हैं। अब वहाँ पे अगर कोई माइक्रोब्स पड़े हैं या ब्लड क्लाट पड़ा है, उसको रिजॉल्व किया जाता है। रिजॉल्व करने के बाद उस एरिया के अंदर जो ब्लड सप्लाई है उसको नॉर्मलाइज किया जा रहा होता है। अब जैसे ब्लड सप्लाई नॉर्मलाइज होती है तो वहाँ पे ऑलरेडी जो फिब्रोब्लास्ट होते हैं वो आ चुके होते हैं, वो कोलेजन को सिक्रीट करते रहते हैं। अब जैसे कोलेजन सिक्रीट होता रहेगा तो उसने क्या किया था, दोनों एज को अप्रॉक्सीमेट किया था, दोनों एज को आपस में बाइंड करके रखा था। और मज़ीद उसकी बाइंडिंग स्ट्रांग होना शुरू हो जाती है। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर उस एरिया के अंदर स्टिल कोई माइक्रोब्स एग्जिस्ट कर रही हैं या कोई सेल डेब्रीज प्रेजेंट हैं तो उसको माइक्रोफेजेस फेगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू उसकी इंगल्फिंग कर देते हैं, किलिंग हो जाती है। प्रोलिफरेशन हो गई, फेगोसाइटोसिस हो गई और एंजियोजेनेसिस हो गई और कोलेजन ऑलरेडी जो फिब्रोब्लास्ट है वो सिक्रीट करते रहे। उसके बाद इसकी मैच्योरेशन होना शुरू हो जाती है। अब ये जो मैच्योरेशंस हैं, ये जो ग्रेनुलेशन टिश्यू होती है दैट इज रिप्लेस्ड बाय स्कार टिश्यू। स्कार टिश्यू जैसे ही बन जाएगा ये ब्लैकिश स्कार बनना शुरू हो जाता है, कोलेजन की रीअरेंजमेंट होना शुरू हो जाती है। तो उसके रिजल्ट में जो स्कार होता है, ब्लैकिश जो कलर का स्कार बन चुका होता है, वो उसके अंदर ब्लड सप्लाई डिक्रीज होना शुरू हो जाती है और फ्यू मंथ के ऊपर वो जो स्कार था, ब्लैक स्कार था, वो रिमूव होना शुरू हो जाता है। और उसके रिजल्ट में क्या होता है कि एट द एंड जो स्कार बना था वो रिजॉल्व हो जाता है। आप एक एग्जांपल इसकी ले लेते हैं सिंपली। ओके, मैं सिंपल वर्ड्स में प्रोलिफरेशन बता देता हूँ बेटा। सिंपल इसके एग्जांपल ये लेते हैं कि अगर स्किन के ऊपर कोई कट लगता है ना, कट लगने के बाद क्या होता है कि थोड़ा सा ब्लड निकलेगा। ब्लड निकलने के बाद वहाँ पे ब्लड कोगुलेशन होना शुरू हो जाती है, लेकिन साथ में जिससे पेन रिसेप्टर्स पड़े होते हैं, आपको लग रहा होता है कि उस एरिया के अंदर पेन हो रहा है। इन्फ्लेमेशन होएगी, इन्फ्लेमेटरी एक्सोडेशन बनेगी। इन्फ्लेमेटरी एक्सोडेशन के साथ वहाँ पे माइक्रोफेजेस आना शुरू हो जाएंगे, फिब्रोब्लास्ट आना शुरू हो जाएंगे और उस एरिया का जो गैप था उसको फिल सेल डेब्रीज फिल कर देती हैं। माइक्रोफेजेस आएंगी, माइक्रोफेजेस क्या करेंगी, उस एरिया के अंदर अगर कोई सेल डेब्रीज पड़ी हैं, कोई फॉरेन पार्टिकल्स पड़े हैं, कोई माइक्रोब्स पड़े हैं, बैक्टीरिया पड़े हैं, तो उसकी इनगल्फिंग करना शुरू कर देगी। और जो फिब्रोब्लास्ट हैं वो कोलेजन को सिक्रीट करना शुरू कर देती हैं। अब जैसे ही कोलेजन सिक्रीट हो जाता है तो वो दोनों एज जो कट लगा था, दोनों एज को आपस में मिला के रखेगा, अप्रॉक्सीमेशन कर देगा। अब जैसे ही अप्रॉक्सीमेशन होएगी तो अप्रॉक्सीमेशन होने के बाद नीचे एपिडर्मिस की जो लेयर होती है वो आपस में मीट कर चुकी होती है। नीचे सेल टिश्यू पर नीचे ग्रेनुलेशन टिश्यू जर्मिनेटिव लेयर पड़ी होती है। जर्मिनेटिव लेयर के अंदर से एपिथेलियल सेल निकलना शुरू हो जाती हैं, डिवाइड होना शुरू हो जाती हैं। अब जैसे ही वो सेल डिवाइड होते रहेंगे तो वो जहाँ पे एक ब्लड क्लॉट बना था उसके नीचे एक वेब बना देते हैं, एक स्कैब बना देते हैं, वेब बना देते हैं। अब वेब के अंदर न्यू ब्लड वेसल बनना शुरू हो जाती हैं। जैसे ही न्यू ब्लड वेसल बनेगी तो वहाँ पे जो नॉर्मल ब्लड सप्लाई है वो रिस्टोर होना शुरू हो जाएगी। तो उस एरिया के अंदर ऑक्सीजन भी आना शुरू हो जाती है, न्यूट्रिएंट्स भी आना शुरू हो जाती हैं। जैसे ही ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स आएंगे
तो उसके साथ साथ जो फिब्रोब्लास्टिक एक्टिविटी है वो कोलेजन को मज़ीद सिक्रीट करते रहते हैं। कोलेजन जैसे ही सिक्रीट होएगी तो जो नीचे वुंड का एज था वो अप्रॉक्सीमेशन ऑलरेडी हो चुकी होती है, तो वो स्ट्रॉन्ग कोलेजन फाइबर सिक्रीट होने के रिजल्ट में वो जो कट लगा था, वो जो एज थे, वो अप्रॉक्सीमेशन होने के रिजल्ट में कंप्लीटली बाइंड हो चुकी होती हैं और फिब्रोब्लास्ट यही कोलेजन सिक्रीट कर रहे होते हैं। उसके बाद माइक्रोफेजेस ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोफेजेस अगर उस एरिया के अंदर कोई डेब्री प्रेजेंट है, कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो उसकी इनगल्फिंग कर देती हैं। तीसरी कंडीशन में मैचुरेशन होती है। मैचुरेशन में ये होता है तो वो जो ग्रेनुलेशन टिश्यू थी उसको स्कार टिश्यू से रिप्लेस कर दिया जाता है। अब वो जो वुंड बना था उसके ऊपर एक ब्लैकिश स्कार आ जाता है। अब ये ब्लैकिश स्कार कुछ अरसे के बाद इसके अंदर जो ब्लड सप्लाई है वो कंप्रोमाइज होना शुरू हो जाती है। ब्लड सप्लाई जैसे ही कंप्रोमाइज़ होएगी, साथ में जो नर्व एंडिंग्स हैं वो कंप्रोमाइज़ होना शुरू हो जाएंगी। नीचे से ग्रेनुलेशन टिश्यू ऑलरेडी ग्रो कर चुकी होती है, तो कुछ अरसे के बाद वो जो स्कार ऊपर बना था या तो आप उसको खुद रिमूव कर देते हैं या वो खुद ब खुद रिमूव हो जाता है, तो उसको कहा जाता है मैचुरेशन। ये सिंपल वर्ड्स में ये था प्राइमरी रिटेंशन के थ्रू वुंड हीलिंग। गॉट इट? अब ये जो हमने प्राइमरी रिटेंशन के थ्रू पढ़ा है, इसको ज़रा आप बुक से रीड कीजिएगा और लेट मी नो कि अगर कोई क्वेरी है तो। ओके, सिंपल बेटा प्रोलिफरेशन में ये होता है जो सेल्स एपिथेलियल सेल्स होते हैं ये रैपिडली ग्रो कर रहे होते हैं। रैपिडली ग्रो करेंगे तो उसके रिजल्ट में जो वेब या स्कैब बन रहा है वो इजीली जल्दी से जल्दी बन जाएगा और उसकी जो थिकनेस है वो रिस्टोर हो जाती है। ओके, ये प्राइमरी टेंशन के थ्रू वुंड हीलिंग को पढ़ें, उसके बाद हम सेकेंडरी टेंशन करते हैं और इंशाल्लाह ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको एंडोक्राइन ऑलरेडी आता है तो साथ में स्किन मिला लीजिएगा और दोनों का टेस्ट दे दीजिएगा वेडनेसडे को। ओके बेटा, कर लें जल्दी से एंड लेट मी नो। ओके बेटा, अलग दे दीजिएगा, अलग दे दीजिएगा। ये मैं सिर्फ एक ओपिनियन आप लोगों से ले रहा था, अगर आप लोग विलिंग है देने के लिए तो लेट मी नो। बेटा बुक से कर लें, इट्स मोर देन एनफ। एंडोक्राइन बुक से कर लें तो इट्स मोर देन एनफ। करें तो सही। बेटा बुक से कर लें, स्लाइड से अगर मुश्किल है तो बुक से कर लें। ठीक है, मैचुरेशन दोबारा बता देता हूँ। मैचुरेशन में बेटा ये होता है कि अगर आपने कहीं पे एक कट लगा हुआ देखा होगा ना, तो उसके ऊपर एक रेड ब्लैक जो स्कार बनता है वो बेसिकली मैचुरेशन होती है।
मैचुरेशन में ये होता है कि जो ग्रेनुलेशन टिश्यू थी या नीचे जो स्कैब बना हुआ था ना, वो मिच्योर हो गया है, कन्वर्ट हो गया है ग्रेनुलेशन टिश्यू के अंदर, और दैट इज कन्वर्टेड इनटू फिब्रस स्कार टिश्यू। अब ये जो फिब्रस स्कार टिश्यू है इसके अंदर जब से नर्व एंडिंग्स डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगी, उसके बाद ब्लड सप्लाई कम होना शुरू हो जाएगी, तो एक टाइम आएगा या तो आप उसको खुद खिंच के उतार देते हैं या वो खुद ब खुद उतर जाता है। तो जब आप स्कार को उतार रहे होते हैं उससे पहले का जो प्रोसेस होता है वो मैचुरेशन होती है। बेटा स्कार और चीज़ होती है, स्कैब और होता है। स्कैब का मतलब होता है कि वेब बन जाना। मकड़ी का जाला कभी देखा है? जब आप मकड़ी के जाले की बात करते हैं दैट इज स्कैब, वेब। और स्कार ये होता है कि कोई ऊपर ब्लैक के सा डार्ट नहीं बन जाता, तो उसको कहा जाता है स्कार। या वो एरिया जहाँ पे स्कार बना था या कोई इंजरी हुई थी या आप स्टिच लगे थे ना, स्टिच कहीं पे आपने देखा होगा कि किसी की सर्जरी हुई है तो ऊपर स्टिच स्टिच लगे होते हैं, तो स्टिच के ऊपर एक एरिया लाइन सी छोड़ जाते हैं, उसको कहा जाता है स्कार। नहीं बेटा, मैं ड्यूटी प्लेस पे हूँ आज। बेटा माइट भी वो पस फॉर्मेशन की वजह से भी हो सकता है फ्लूइड, डेफिनेटली जब वूंड हीलिंग टाइम पे नहीं होएगी तो उसमें से पस भी बन सकता है, वाटर मिक्स फ्लूइड भी इलिमिनेट होना शुरू हो सकता है। ओके, समझ आ गई? बेटा शोर, बस बच्चे पैर खेल रहे हैं, उनको मना कर दिया, अब आवाज़ नहीं आएगी। फिब्रोब्लास्ट बेटा मैट्रिक्स या कोलेजन सिक्रेटिंग जो सेल होते हैं उनको फिब्रोब्लास्ट कहा जाता है। मैट्रिक्स या कोलेजन सिक्रेटिंग जो सेल्स होते हैं उनको फिब्रोब्लास्ट कहा जाता है, ठीक है। ओके, अब देखते हैं सेकेंडरी टेंशन के साथ कि सेकेंडरी टेंशन के साथ क्या क्या हो रहा होता है। उसमें हमने ये कहा कि प्राइमरी टेंशन में जो वूंड का साइज होता है वो थोड़ा होता है, छोटा होता है। अब जो सेकेंडरी टेंशन है उसमें क्या होता है कि वूंड का जो साइज होता है वो लार्ज होता है, एक लार्ज अमाउंट ऑफ टिश्यू डिस्ट्रक्शन अकर्स, उसको कहा जाता है मैथ सेकेंडरी टेंशन से वूंड हीलिंग। इसमें ये होता है, उसमें हमने ये कहा था कि जो एजेस होती हैं प्राइमरी टेंशन में उसकी अप्रॉक्सीमेशन हो जाती है। लेकिन जब
सेकेंडरी टेंशन हो रही होती है, सेकेंडरी टेंशन से वूंड हीलिंग हो रही होती है, तो उसमें जो वूंड के एज हैं उसकी अप्रॉक्सीमेशन नहीं होती। अप्रॉक्सीमेशन का मतलब है कि क्लोज कंटेक्ट में आना। तो सेकेंडरी टेंशन में वूंड हीलिंग या वूंड का जो साइज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, एक लार्ज अमाउंट के ऊपर टिश्यू डिस्ट्रॉय हो चुका होता है, और उसके जो एजेस हैं वो आपस में अप्रॉक्सीमेट नहीं करते, मीट नहीं करते। ओके, बस 5 मिनट के बाद क्विज ले लेते हैं, डोंट वरी, ये इसको कर लेते हैं। अब इसमें डिफरेंट कंडीशंस आ सकती हैं, लाइक प्रेशर अल्सर हो सकते हैं। जैसे पहले किसी ने पूछा था कि सर बेड सोर्स जो हैं उसके बारे में कुछ पूछ रहे थे कि स्टेजेस होती हैं, तो बेड सोर्स की भी 4 स्टेजेस होती हैं। अब जैसे बेड सोर्स बन जाते हैं तो उसके अंदर जो एजेस हैं उनकी अप्रॉक्सीमेशन नहीं हो रही होती। जब अप्रॉक्सीमेशन नहीं होगी तो दैट वुंड इज हील्ड बाय सेकेंडरी वुंड हीलिंग टेंशन। लेकिन जो प्राइमरी टेंशन हैं उसमें विद इन डेज के अंदर एक हीलिंग हो जाती है। लेकिन अगर सेकेंडरी टेंशन की बात करें तो ये ईयर्स तक चला जाता है, मंथ टू ईयर्स तक चला जाता है, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द वुंड। ओके, एक डायग्राम है, इसमें पहली जो चीज़ है इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, दूसरा प्रोलिफरेशन होती है, और तीसरा मैचुरेशन होना शुरू हो जाती है। और एंड पे देखिएगा कि जो स्कार है वो कंट्रैक्ट करना शुरू कर देता है, फिब्रोब्लास्ट की एक्टिविटी होती है, फेगोसाइटोसिस हो रही होती है, और कैप्टरी बेड न्यू बन चुके होते हैं, फुल थिकनेस स्कार बन चुका होता है। ओके, इसमें पहला जो काम होता है इन्फ्लेमेशन होती है, हेल्दी टिश्यू होते हैं, लेकिन नेक्रोसिस स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। जिस तरह बेड सोर्स के अंदर नेक्रोसिस हो रही होती है, इसी तरह यहाँ पे भी नेक्रोसिस सेकेंडरी इंटेंशन में हो रही होती है। फेगोसाइटोसिस अपने काम करते रहते हैं, सेल डेब्रीज को रिमूव करते रहते हैं, लेकिन साथ में जो इन्फ्लेमेटरी एक्सोडेशन है इसमें ज़्यादा हो रही होती है। जो प्राइमरी टेंशन है उसमें इन्फ्लेमेटरी एक्सोडेशन कम होती है, वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ने की वजह से फ्लूइड अकमुलेट कम होता है। लेकिन जब सेकेंडरी टेंशन होती है तो उसमें फ्लूइड वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ने की वजह से ज़्यादा अकमुलेट हो रहा होता है सॉरी, उसको कहा जाता है इन्फ्लेमेटरी एक्सोडेशन। अब इसके अंदर प्रोलिफरेशन ये होती है कि प्रोलिफरेशन में जो ग्रेनुलेशन टिश्यू है ये ग्रो करना शुरू कर देती है, कैपरी बेड बनना शुरू कर देते हैं, फेगोसाइटोसिस ऑलरेडी चल रही होती है, फिब्रोब्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ चुकी होती है। उसके रिजल्ट में जैसे ही फिब्रोब्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ती है तो ऊपर एक कैविटी बनना शुरू हो जाती है। ओके, न्यूट्रिशनल स्टेटस भी बेटा डिपेंड कर रहा होता है क्योंकि लोकल फैक्टर के अंदर आता है कि अगर कहीं पे वूंड हो गया है तो उस एरिया तक ब्लड सप्लाई अगर नहीं आ रही तो अल्टीमेटली वो बेड सोर को लीड कर रही होती है। ओके, फिब्रोब्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ी रहती है, क्लोजन सेक्रेट होता रहता है, क्लोजन सेक्रेट होने के रिजल्ट में ऊपर एक कैविटी बन जाती है। अब ये जो कैविटी होती है इसके अगेन अंदर हो सकता है कि पसमा बनना शुरू हो जाए, क्योंकि अगर बैक्टीरिया वहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, फेगोसाइटोसिस इनकम्प्लीट है, फेगोसाइटोसिस कंप्लीट नहीं हुई, तो उसके रिजल्ट में जो बैक्टीरिया हैं वहाँ पे ग्रो करना शुरू कर देंगे, ग्रो करेंगे तो पस फॉर्मेशन होती है, पस फॉर्मेशन होएगी तो जो वूंड हीलिंग है वो अगेन जो नॉर्मली हील आउट हो रहा था वो हीलिंग डिले होना शुरू हो जाती है, और जो एज हैं वो अगेन ओपन होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं है, फेगोसाइटोसिस कंप्लीट हो गई है, तो जैसे ही क्लोजन सेक्रेट होता रहेगा तो ये लिमिटेड टाइम के लिए उसके जो एज हैं उसकी अप्रॉक्सीमेशन होना शुरू हो जाएगी। अप्रॉक्सीमेशन होएगी, वूंड के जो एज हैं वो मीट करना शुरू कर देंगे, और एक स्पेसिफिक टाइम के बाद ग्रेनुलेशन टिश्यू रीचेस एट द लेवल ऑफ डर्मिस। उस टाइम जो एपिथेलियल सेल होते हैं वो प्रोलिफरेट करेंगे और ग्रो करने के बाद सरफेस तक आ जाएंगे। उसके बाद मैचुरेशन होएगी, मैचुरेशन में ये होएगा फिब्रोसिस होना शुरू हो जाएगी, जो स्कार टिश्यू है दैट इज रिप्लेस्ड इनटू ग्रेनुलेशन टिश्यू सेवरल मंथ तक। उसके बाद उसकी फुल थिकनेस में कन्वर्ट होएगी, फुल थिकनेस में कन्वर्ट होने के बाद स्कार बनेगा, और स्कार अगेन
लेस वेस्कुलराइज होएगा, नर्व एंडिंग्स खत्म होना शुरू हो जाएंगी, उसके बाद उसकी फिब्रोसिस हो जाती है। जैसे ही फिब्रोसिस होएगी तो वो जो एरिया था, वो जो ऊपर लार्ज एरिया के ऊपर स्कार बना था, उसको रिमूव कर दिया जाता है। अब अगर वहाँ पे किसी वजह से इस्कीमिया है, स्प्रेशंस हैं या लार्ज स्केल के ऊपर ट्रॉमा है, तो ये ईयर्स तक चला जाता है, मंथ टू ईयर्स तक चला जाता है। इवन के क्लोजन भी स्प्लिट आउट होता रहता है, फिब्रोब्लास्ट भी अपनी एक्टिविटी शो करते रहते हैं, फेगोसाइटोसिस भी होती रहती है, माइक्रोफेजेस भी वहाँ सफिशिएंट अमाउंट में होते हैं। लेकिन जब एरिया की डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो चुकी होती है तो इसकी अगेन जो हीलिंग होती है वो प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए चली जाती है। ठीक है, तो अभी एंडोक्राइन सिस्टम में से क्वेश्चन पूछ लूँ, आप लोग अगर रेडी हैं तो लेट मी नो। बाकी ये पढ़ लीजिएगा आप। और कल हम इंशाल्लाह रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस करने वाले हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम को आपको पहले एक ओवरव्यू दे दूँगा, उसके बाद जो आपकी बुक है उसमें से ले लेंगे। ओनली 20 स्टूडेंट्स आर ऑनलाइन। बाकी लोगों को बता दीजिएगा कि जो इनकी अटेंडेंस है ये आपके कोऑर्डिनेटर तक पहुंच रही है, और इसके रिस्पॉन्सिबल आप लोग को दूंगे बाद में। ओके, ये पहला क्वेश्चन ये है कि कार्टिसोल कैसे रिलीज होता है। कार्टिसोल को रिलीज करने के लिए कौन से इंडिकेटर्स होते हैं, पहला क्वेश्चन। ओके वेल, ठीक है। ये बता दें कि कार्टिसोल जो है ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म से कंट्रोल होता है या नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से कंट्रोल होता है। कार्टिसोल जो है ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म से कंट्रोल होता है या नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से कंट्रोल होता है। ओके, दूसरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजल पोर्टल सिस्टम। हाइपोफाइजल पोर्टल सिस्टम पता है आप लोगों को। ओके, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, ओके, वेल वेल। ये मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन डिफिकल्ट है आप लोगों के लिए। हाइपोफाइजल है पोर्टल सिस्टम आप लोगों के लिए मुश्किल है। पता है, वेल वेरी गुड, बताएं पता है तो। ओके, वेल वेरी गुड, ठीक है। अब ये बताएं कि इंटीरियर पिट्यूटरी के कौन कौन से हार्मोन पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म से कंट्रोल होते हैं। इंटीरियर पिट्यूटरी के कौन कौन से हार्मोन पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म से कंट्रोल होते हैं।
बेटा पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम का क्वेश्चन पूछता कौन कौन से हार्मोन इंटीरियर पिट्यूटरी के जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म से कंट्रोल होते हैं। आर यू श्योर कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से कंट्रोल होते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड Rabia and Mena, very good. Oxytocin is a hormone of interior pituitary, right? ये आपने कहाँ से पढ़ा है? Okay, sorry. Okay, what is the function of antidiuretic hormone? Okay, so what is the function of antidiuretic hormone? ADH का फंक्शन क्या क्या है? ओके, सिर्फ वाटर की एब्जॉर्प्शन करवाता है, इसके अलावा वाटर रिटेंशन इज वाटर अब्जॉर्प्शन, वाटर रेगुलेशन, बस एक ही काम करवाता है डीएच। वेजोकंस्ट्रिक्शन, ओके ओके। What is the function of aldosterone? ओके, यूरिन आउटपुट को रिड्यूस करता है, वेरी गुड, ठीक है, यूरिन को कंसंट्रेट करवाता है। एल्डोस्टेरोन के क्या फंक्शन है? ओके, जोना ग्लोमेरुलोसा से कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं? क्वेश्चन इज दैट कि जोना ग्लोमेरुलोसा से कौन से हार्मोन रिलीज होती हैं? जोना ग्लोमेरुलोसा से कौन से हार्मोन रिलीज होती हैं? जोना ग्लोमेरुलोसा से कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, जोना ग्लोमेरुलोसा से। कार्टिसोल कहाँ से रिलीज होता है? बेटा कॉर्टिसोल जो है ये जोना फेसिकुलेटा से रिलीज होता है। जोना फेसिकुलेटा से कार्टिसोल रिलीज होता है, काइंडली करेक्टेड। जोना ग्लोमेरुलोसा से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिलीज नहीं होते, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड रिलीज होती हैं, और मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स के अंदर एल्डोस्टेरोन आता है। गॉट इट? ओके, कार्टिसोल्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है जो जोना फेसिकुलेटा से रिलीज होता है, एग्जैक्टली। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पीनियल ग्लैंड इन आवर बॉडी? पीनियल ग्लैंड का फंक्शन बता दें। ओके बेटा, एल्डोस्टेरोन खत्म हो गया, पीनियल ग्लैंड का फंक्शन बता दें, ये क्या करता है?
ओके, लास्ट क्वेश्चन, कैटाकोलामाइंस कहाँ से रिलीज होते हैं? कैटाकोलामाइंस दैट आर एपिनेफ्रीन एंड नॉरएपिनेफ्रीन, ये कहाँ से रिलीज होते हैं? ओके, वेरी गुड बेटा, हीरा, वेरी गुड। ठीक है, कैटाकोलामाइंस कहाँ से रिलीज होते हैं? अड्रीनल मेडुला से। अड्रीनल मेडुला से कौन से सेल सिक्रीट करते हैं ये बता दी। एग्जैक्टली एड्रीनल मेडुला से रिलीज हो रहे होते हैं, लेकिन मैंने कहा था कि वहाँ पे सेल्स होती हैं, ये सिक्रीट करते हैं, उन सेल्स का नाम बता दें। एंड सेल्स नेम इज क्रोमाफिन सेल। क्रोमाफिन सेल्स, एग्जैक्टली। ओके, वेरी गुड। इसका मतलब आप लोगों ने अच्छा पढ़ा हुआ है, लेकिन कुछ लोगों ने ही पढ़ा है, अच्छा पढ़ा है। वेरी गुड। ये बता दें कि लास्ट क्वेश्चन, चले एक और रिपीट कर लेते हैं। हार्ट है आपका, तो उसका काम है पंपिंग ऑफ द ब्लड, लेकिन वहाँ से भी एक हार्मोन रिलीज होता है, उसका नाम क्या है? हार्ट से कोई सेक्रेशन रिलीज होती है, हार्ट से कोई हार्मोन रिलीज होता है, उसका नाम क्या है? एएनपी, वेरी गुड। ठीक है, एएनएफ भी उसको कहा जाता है, एट्रियल नाइट्रिक फैक्टर भी कहा जाता है, एएनपी भी कहा जाता है। वेरी गुड। ओके, गुड। आप लोगों ने बड़ा अच्छा पढ़ा है। ओ, वेरी गुड, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह हम कल रेस्पिरेटरी सिस्टम कंटिन्यू करने वाले हैं। आप लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ लीजिएगा, और ये जो आज हमने पढ़ा है इसको भी पढ़ लीजिएगा, और नेक्स्ट वेडनेसडे इंशाल्लाह आप लोगों का क्विज होगा ओनली एंडोक्राइन सिस्टम का। हैव ए ब्लेस्ड डे। सी यू इंशाल्लाह टुमारो एट 9 AM। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।